चलो जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 का दिमाग करते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास जनाब है जी वेक्टर्स। अच्छा, अब हम चैप्टर अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। बुक में 19 है, हम शायद 20 बना दें कि हम एक एक चैप्टर को दो दो तीन तीन हिस्सों में तोड़ के बनाएंगे। इसका रीजन ये होगा कि एक तो आपकी पढ़ाई का पढ़ना आसान होगा, दूसरा हम जो नई बुक आई है ना उसमें वेक्टर और काइनेमेटिक्स एक साथ आए होंगे, लेकिन हम एक साथ नहीं कर रहे। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वेक्टर्स पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ मेडिकल का बच्चा कहता है कि सर वेक्टर हमारे लिए तो काम का है नहीं, तो फिर आप क्यों पढ़ाते हैं? देखो, मैं एक बात आपसे क्लियरली दो अल्फाजों में कहूँ कि भाई अगर वेक्टर आपके लिए नहीं है ना, तो पहले मेरी एक बात गौर से सुन लेना कि अगर मेडिकल का जो कोर्स है ना वो शुरू हो रहा है जिससे फोर्स एंड मोशन से, जो सिलेबस शुरू हो रहा है वो फोर्स एंड मोशन है। ये पिछले 20, 21, 22 और 23 का सिलेबस बता रहा हूँ। ये जो पहला टॉपिक आता है वो आता है फोर्स एंड मोशन। अच्छा, मेडिकल वालों का मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा अजीब सा प्रैंक किया है कि वो टॉपिक दे दिए हैं और वो टॉपिक छोड़े हैं कि जो दिए हुए टॉपिक हैं वो छोड़े हुए टॉपिक को बिना पास पढ़े सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स ही नहीं समझ में आती, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। तो लेकिन इसके अंदर में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स लेकर आऊंगा, लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे, लिमिटेड टॉपिक लेकर आएंगे। इसमें सबसे पहला ना आज तो इसकी वो बनाते हैं, इसमें सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल वेक्टर्स क्या होते हैं। एक बात थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वेक्टर की रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे वेक्टर की एडिशन कैसे करते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ठीक है। वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक कहते हैं हम क्या, डॉट प्रोडक्ट, एंड दूसरे वाली वेरी गुड, और आ जाएगी तीसरी बी में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इनके एक एक नाम और भी हैं। डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम इसको नहीं पढ़ते। अभी आते हैं मेन बात के ऊपर कि एक्चुअल वेक्टर्स क्या है। मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं आपको एक 3 लाइनें आपके सामने शो करता हूँ, जरा ये बताना कि एक लाइन है मेरे पास कुछ ये एक लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंडिंग पॉइंट भी है। एक और लाइन मैं दे देता हूँ आपको, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, हाँ इसमें डायरेक्शन दी हुई है। और एक और लाइन मैं आपको दे देता हूँ कुछ इस तरह की, ए बी। इन तीनों लाइन में कोई फर्क है या बस ठीक है इसको के चलेगा? क्या कहते हो, फर्क नजर आ रहा है? इसके अंदर डायरेक्शन है, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर डायरेक्शन है, इसके अंदर डायरेक्शन। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की क्या फर्क है? जी हाँ, जो ये जो चलती जाएगी ना, इस चलती जाए को कहा जाता है रे, ठीक है। वो लाइन जो लाइन हमारे पास किस काम में है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा, वो उसे हम कहते हैं स्केलर। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक वो पॉइंट, एक वो लाइन सेगमेंट, वो हिस्सा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी हो और उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। सर वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में ये वेक्टर मैथमेटिक्स है, वेक्टर फिजिक्स का हिस्सा नहीं है भाई। तो
फिर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फिजिक्स की मेजरमेंट करने के लिए हमें वेक्टर के रूल्स चाहिए, वेक्टर मैथमेटिक्स के रूल चाहिए। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि आसानी से ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2 + 2 3 + 3, और इस तरह 2 × 2 3 × 2 5 × 6, इस तरह आंसर्स आ जाते हैं। ये एक सिंपल अलजबरा कहलाती है। एक अलजबरा कहलाती है जिस अलजबरा को कहा जाता है वेक्टर अलजबरा। एक्चुअल में इसीलिए पढ़ना लाजमी होता है, वरना शायद एमडीगेट वालों को कहते हैं कि इधर से निकलो, ये वाला टॉपिक खत्म कर दो, ये नहीं पढ़ो। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो आपको वर्क नहीं पढ़ना आएगा, फोर्स नहीं पढ़ना आएगा, मोमेंटम नहीं पढ़ना आएगा, टॉर्क नहीं पढ़ना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़ना आएगा। ठीक है, न्यूटन के लॉस नहीं समझ में आएंगे, कूलम के लॉस समझ में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ आई? कुछ वहां पर वेक्टर्स की कहानी यहाँ पे लाजमी है। चलो जी, अब आ जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन बनाओ। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है जी? एक वो क्वांटिटीज, रटी हुई डेफिनेशन लाओ। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या मौजूद होगा? मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या मौजूद होगा? डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या होगा? यूनिट। आप लोगों ने इतना ही पढ़ा होगा, कुछ या कोई और जुमला भी रहता है तो मुझे बता। चलो मैं एक बात कह देता हूं, डायरेक्शन के सामने लिखता हूं स्पेसिफिक और यूनिट के सामने लिखता हूं प्रॉपर। क्या दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? क्या अलग अलग हो सकता है? क्या चेंजिंग हो सकती है? सोचो जरा। सर यूनिट मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। दैट्स द पॉइंट। प्रॉपर यूनिट का मतलब ये है कि उस वक्त जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो यूनिट मीटर भी हो सकता है, वो यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, और वो मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं स्पेसिफिक, डायरेक्शन एक ही होगी, एक ही कंडीशन, एक ही लाइन में होगी, एक वक्त के लिए। ठीक है, दूसरे वक्त में वो डायरेक्शन दूसरी तरफ जा सकती है, वो फिर कहानी अलग, दूसरा वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? एक ही तरफ होगी। अब पॉइंट पे वापस आते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड भी रखती है, ऐसी क्वांटिटी जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रखती है, ऐसी क्वांटिटी जो कि प्रॉपर यूनिट भी रखती है, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसको ओबे करे, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, जो कि वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे, उसको भी ओबे करना चाहिए। सर इसका क्या मतलब, ओबे करने का क्या मतलब है? देखो, जिस पर वेक्टर अलजेब्रा के रूल अप्लाई किए जा सके, ऐसी क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, जिसके पास यूनिट भी है, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर वो कैलकुलेट वेक्टर अलजेब्रा से नहीं हो सकती, उस पर वेक्टर अलजेब्रा के फॉर्मूलाज नहीं लग सकते, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तीनों बातें दोबारा सुनो। एक क्वांटिटी जिसके पास यूनिट भी है, ठीक है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी की शर्त है कि उसके पास यूनिट भी है, उसके पास प्रॉपर यूनिट भी है, उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को यानी इस फॉर्मूलाज के तहत सॉल्व नहीं हो सकती, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। ओके, चलो जी, अब आ जाते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन पे। सर क्या आपको पता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर, ठीक है, बस ये आखिरी इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ भागेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं? सर आपके पास कोई भी लेटर होगा, मोस्टली कैपिटल लेटर, वरना स्मॉल लेटर भी चलेगा, गलत नहीं है। ठीक है, और उसके ऊपर एक एरो होगा टुवर्ड्स राइट, नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक वेक्टर ऐसा बना हुआ है उसके लिए राइट बना दिया, एक वेक्टर ऐसा बना हुआ है तो उसके लिए लेफ्ट बना दे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसे भी होता है कि यहाँ पे कोई लेटर आएगा और उसके ऊपर एक कैप बना होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट वेक्टर की। ठीक है,
ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है? यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम मेन पॉइंट्स पर आएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वेक्टर्स के टाइप्स भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम लंबा टाइम जाया नहीं करेंगे वेक्टर्स पे। हाँ, अब आ जाओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होगी, एक मजेदार चीज पढ़ी होगी कि सर ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और अगर याद हो तो इधर पढ़ा था सर ये होता है जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस पढ़ लिए हमने। अच्छा जी, पहली बात तो ये बताओ एक्चुअली ये एक्सिस क्या होते हैं, क्यों बताए जाते हैं, क्या वजह है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअल में ये तीन डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशन। आपने पढ़ा होगा ना 3D, ठीक है, ये 3 डायमेंशंस होती हैं। अच्छा एक और बात बताओ, x, y और z, x परपेंडिकुलर होता है y के और y परपेंडिकुलर होता है z के। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान जो एंगल होगा वो जी 90 डिग्री का होगा। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, सर ये जो फिगर बन रखी है इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री का है, क्या ये 90 डिग्री के हैं दोनों? एक्चुअल देखो, अगर आप इस फिगर की बात करते हैं ना तो इसमें तो शो नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेस कुछ ऐसे होते हैं, एक एक्सेस ये, एक एक्सेस ये और एक एक्सेस ये, ठीक है। इसको कह लेते हैं, थोड़ी आपने जो रटा हुआ है मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। इसे कह रहे होते हो एक्स एक्सिस, इसे कह रहे होते हो वाई एक्सिस और इसे कह रहे होते हो जेड एक्सिस। तो यहाँ इन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई, वाई और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर और एक्स और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इनके दरमियान भी 90 डिग्री, इनके दरमियान भी 90 डिग्री और इनके दरमियान भी 90 डिग्री। रिपीट करता हूं, x और y के दरमियान भी 90 डिग्री, y और z के दरमियान भी 90 डिग्री और x और z के दरमियान भी 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा जी, दिमाग में एक बात फिट है, ये x हो गया, हॉरिजॉन्टल वाले को x बोलते हैं, वर्टिकल वाले को y बोलते हैं, और ये जो इस तरफ है इसको z बोलते हैं। तुम्हारे सामने एक सवाल क्रिएट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं y को कहीं लेके जाता हूँ, साइड पे कर देता हूँ ताकि तुम्हें नजर ना आए। क्या ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल नहीं है? है ना? क्या ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल नहीं है ना? तो सर फिर वो वाली डेफिनेशन कहाँ गई फिर हमारी? उस डेफिनेशन का तो सत्यानाश हो गया कि सर हॉरिजॉन्टल वाले को x बोलते हैं। x का फैसला करो। यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ, एक और सवाल खड़ा कर, फिर मैं जवाब भी मैं दूंगा, बेफिक्र हो, ठीक है। ये एक डब्बा है हमारे पास, यानी कोई कार्टन, उस कार्टन में एक ये उसकी नीचे वाली साइड, ये उसकी ऊपर वाली साइड, यानी ये उसकी लंबाई, ये उसकी ऊंचाई, ये उसकी चौड़ाई। मैंने इस डब्बे को यहाँ से एक पंच मारा या मुक्का लगाया या किक लगाई, किसी भी तरीके से मैंने इसको यूं कलाबाजी खिलाई और यूं सर वो जिसको आप x कह रहे थे वो x तो अब यहाँ खड़ा है, जिसको आप y कह रहे थे वो तो अब इधर आ गया, जिसको आप z कह रहे थे वो फिलहाल अपनी जगह पर है, लेकिन x और y में बहुत बड़ा फंडा आ गया। तो बेटा इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन आपके जो दिमाग में फिट है ना, वो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है और वो ठीक है कि x हॉरिजॉन्टल को x बोलते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। एक्चुअली x, y और z ये तीन कोऑर्डिनेट हैं, तीन एक्सेस हैं जो कि तीन मुख्तलिफ डायमेंशंस को बताते हैं। बस इनके दरमियान जो शर्त है वो ये होगी कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, यानी परपेंडिकुलर में होंगे। इसके अलावा इनकी कोई मतलब वो नहीं है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बाकी जो कहानी है वो हमारी फिर एंट्री के लेवल तक की नहीं है। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? कोई सवाल तो नहीं है? चलो अब मैं आपको ये दोबारा एक एक्सेस बनाता हूं ताकि तुम्हें फिर वो रटी हुई बातें याद दिलवाऊं। एक बात हमने और भी रट्टा लगाया। चलो पहले तो मैं यूं बताता हूं, एक एक्स है, इसको मैं y कह देता हूं, फिलहाल x और y में चलते हैं। ये वही वाली बातें जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है और उन्हीं को पढ़ते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक वेक्टर बनाता हूं, ये वाला,
इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। जरा मुझे ये बताइएगा कि ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में? ऐसा लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि ये वेक्टर जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो एक वेक्टर में और ड्रॉ करता हूं, तो इधर ड्रॉ कर देता हूं यहां। ठीक है, अब बताइएगा कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में। ऐसा तो अगर तुम एक्स एक्सिस के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ ए की बात करता हूँ। ए वेक्टर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में मैं बताऊंगा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कब आता है। अच्छा, बी के हिसाब से बताओ जरा। हाँ जी, बी कहता है कि बी जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, और ये जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, वाई एक्स एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस। सर यहां तक तो बात हमारे पास कुछ पल्ले पड़ रही है। चलो एक काम करते हैं, एक एक्सिस कंडीशन और बना देते हैं, एक एक्सिस कंडीशन बनाते हैं। तुम कहते हो ये होता है एक्स एक्सिस, इसे कहते हो वाई एक्सिस, इनके दरमियान एक वेक्टर मैं बना देता हूं कुछ ऐसा। इस वेक्टर का नाम फिर से मैं रखता हूं ए। ओके, ये वेक्टर ने यहां बनाया हुआ है कोई एंगल, हमें नहीं पता कितना है, ये बाद में बात करते हैं, कोई थीटा एंगल है। सर ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जरा बताइएगा। हाँ जी, ये एक्स की तरफ है या वाई की तरफ है? जवाब दे दो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और कुछ नहीं। दोनों थोड़ा हाफ हाफ है ना यार, हाफ हाफ कितना किसकी तरफ है? 45। क्या लग रहा है शक्ल को देख के? अगर मैं ना बताऊं कैसे बताएं, कोई एंगल, कोई डायरेक्शन, कोई फार्मूला? हाँ, अब सुनो, अब याद करो, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें मैं तुम्हें याद करो, मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर एक एक बात। देखो, हमने ऐसा किया था कि किसी दौर में इस वेक्टर के किए थे दो हिस्से, ये वाला और ये वाला। इस वाले हिस्से को हमने कहा था कि ये है ए एक्स, और इस वाले हिस्से को कहा था कि ये है ए वाई। सही है? अगर नहीं याद तो मैं पूरा रिपीट भी हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता समझ लो कि एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ा कि यहां से लेकर इतना ये एक्स की तरफ गया और ये इतना ऊपर की तरफ गया, तो मैं उसे क्या कह देता हूं, ए वाई। अच्छा, एक टाइम था कि जब हमने क्या किया था कि ए एक्स को लिख दिया था किसके बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर, और ए वाई को लिखा था ए साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही लिखते हैं ना, ये बात क्लियर है? ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन, एक फिगर तुमसे और बनवाता हूं, फिर उसका जवाब मुझे दे। ये देखो भाई, मेरी बात सुनो, यहां पे मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास कौन सा, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक भाई साहब इधर किसी हाइट पे, किसी छत पे खड़े हुए हैं, वो वहां से यहां खड़े हैं और वहां से वो किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉल जो है वो यहां से इस तरह ऐसे नीचे आ रही है। अब बताओ ये एंगल नीचे बनाएगी या ऊपर बनाएगी? हाँ भाई, ये एंगल इसका इधर बनेगा कि उधर बनेगा? देखो, मैंने क्या किया कि पहले मैंने यहां से नीचे से एक चीज फेंकी ऐसे करके यूं, तो इस जमीन के साथ ये एंगल बनाया मैंने, और ये एंगल बना थीटा। अब मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैं एक काम ऐसे फेंकता हूं, कोई चीज ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। जरा ये बताओ एंगल अब कहां बनने वाला है? ऊपर, यानी कुछ इधर ऐसा, और अब एंगल कहां बनने वाला है? यहां पर ऐसा। ओके सर, फिर वही वाली बात है, ये कहलाएगी कौन सा, AX, ये कहलाएगा कौन सा,
क्या ax के साथ अब भी हम cos थीटा लगा दें? हाँ सर, x के साथ तो cos ही लगता है, ये तो हमने पत्थर पे लकीर है, इसको ये तो कोई बात ही नहीं। अब मैं आपको बात याद दिलाऊं, पूरी बात प्रोसेस। क्या तुमने कभी पढ़ा है sin थीटा? हाँ? क्या तुमने कभी ये भी पढ़ा है cos थीटा? क्या तुमने ये भी पढ़ा होगा टेंजेंट थीटा? उसे बाद में देखते हैं। sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ये आ गया इधर, है ना? और cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। सर ऊपर ट्रायंगल है, जरा कहानी शेयर करो कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी, कौन सी साइड? ये वेक्टर है A, फिर से मैं इसका नाम क्या लिखता हूं, A वेक्टर। जरा फैसला करो कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है और कौन सी साइड पर बेस है। अब ओके, हाइपोटेन्यूस का कैसे पता चले? ना, ऐसा नहीं होता, हाइपोटेन्यूस छोटा भी हो सकता है। एंगल के सामने वाली जो साइड है ना, ये है परपेंडिकुलर। अरे सर, नीचे वाली साइड तो बेस होती है, हमने तो ऐसा पढ़ा था। नहीं, आपने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया, बस ठीक है ना? आपने अगर सही में पढ़ा होगा, लेकिन ये खैर मैं एक मजाक कर रहा हूँ कि देखो, अगर जहन में ये बात है कि नीचे वाली साइड बेस होती है तो ये गलत है। एंगल के सामने कोई भी साइड है, इधर है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है, वो साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी हमेशा। इस परपेंडिकुलर के उल्टा चले जाओ यहाँ, तो ये जो अब मिली ये बनी हाइपोटेन्यूस, और जो बचा वो क्या बचा? चलो अब आपने लिखवाना है, फिर फैसला करते हैं कि हम सही थे या गलत थे। बेटा इधर आ जाओ। साइन थीटा की जगह, परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा? ax, और हाइपोटेन्यूस की जगह a। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा ax = a sin थीटा। अगर इधर आ जाते हैं, बेस की जगह क्या आएगा? ay, और इसकी जगह क्या आएगा? a। ये बन जाएगा ay = a cos थीटा। सर ये तो गलत नहीं हो गया? पता नहीं, आप बता दें, गलत तो नहीं है ये? लग तो रहा है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। देखो अब मेरे पास, अब असली बात पे आते हैं। भाई मेरी बात सुनो, हमेशा जहां पर पैरेलल साइड होगी ना, जिस साइड को बेस साइड भी कहा जाता है, उसके साथ हमेशा cos थीटा लगेगा, ठीक है? cos थीटा x होगा तब भी cos लगेगा। अगर y साइड पैरेलल, इस वक्त पैरेलल साइड कौन सी है, बेस कौन सी है? y है। यहाँ पर बेस कौन सी है? x है। तो यहाँ पर बेस होगा, उसी साइड को पैरेलल साइड कहेंगे, और उसी के साथ क्या लगेगा? x के साथ नहीं लगेगा। वो सर वो हमने तो ऐसा पढ़ा है, हमने ऐसा इसलिए पढ़ा है क्योंकि बुक में ये वाला डायग्राम बना होता है। उस बुक में इधर x होता है, इधर y होता है, और यहीं से एंगल ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अगर कोई बॉल, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चन आ जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक सवाल आ जाए कि ऊपर से बॉल नीचे, तो क्या एंगल नीचे बनाओगे? नहीं, नीचे नहीं बनेगा, एंगल ऊपर बनेगा। ऐसा ही है कि नहीं? इसी तरह एक बात और बेटा याद रखना कि जब भी तुम परपेंडिकुलर साइड की बात करोगे, जब भी परपेंडिकुलर साइड की बात करोगे, तो बेटा जी फिर इसके साथ लगेगा क्या? साइन थीटा लगेगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, एक एग्जांपल तो मैं और यहाँ पे इसका क्रिएट करके देता हूँ, ये वाला तुम अपने पास कहीं नोट कर लेना। एक एग्जांपल और क्रिएट करके देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि कुछ ऐसा है सर ये है z एक्सिस और ये है x एक्सिस। कर लो बात, y है ही नहीं, अब क्या करेंगे? सर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें वेक्टर को देखना है। चलो ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का नाम मैं अब f रख देता हूं फॉर एग्जांपल।
अगर ये कहता है कि एफ वेक्टर मेक्स एन एंगल विथ जेड एक्सिस, मेरा जुमला गौर से सुनो, वेक्टर एफ मेक्स एन एंगल विथ जेड एक्सिस, तो फिर एक बात याद रखना कि जिस साइड के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा वही साइड बेस कहलाती है और वही साइड पैरेलल कहलाती है, उसी के साथ हमेशा कॉस लगेगा। ठीक है, यहां मैं पूरा जुमला लिखूं ताकि तुम नोट करना। ठीक है, मेक्स एन एंगल विथ जेड एक्सिस। अब एक्सिस की जगह एक्स भी हो सकता था, इसकी जगह वाई भी हो सकता था। ओके, अब बात सुनना। तो अगर मैंने यूं लिखा, इसका मतलब मेरे पास जेड साइड ही बेस है, मेरे पास जेड साइड ही पैरेलल है और मेरे पास जेड में ही क्या लगेगा, एफ ऑफ, इधर लिख दो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो फिर यहां पर इन फॉर्मूलाज को चेंज करके देखें, थोड़ा इनकी जनरल फॉर्म लिख के देखें। तो इनकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसे है, देखो भाई सुनना, एफ पैरेलल इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ से मुराद कोई भी वेक्टर, इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी, इट मे बी डी, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल एग्जांपल के तौर पे एफ लिख रहा हूं। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, एफ साइन थीटा। तो क्या आप बात समझ में आ गई कि अगर तुम्हें पैरेलल फोर्सेस फाइंड करनी हो तो उधर ये नहीं देखना कि वो एक्स पर है, वाई पर है या जेड पर है, फोकस इस बात पे करना है कि क्या वो पैरेलल है कि नहीं है। जो साइड पैरेलल होगी कॉस उसी के साथ लगना है और जो साइड परपेंडिकुलर होगी, सॉरी, जो साइड परपेंडिकुलर होगी साइन उसी के साथ लगना है। परपेंडिकुलर एक्स भी हो सकती है, परपेंडिकुलर वाई भी हो सकती है और परपेंडिकुलर जेड भी हो सकती है। मैं तुमसे एक बड़ा आसान सा सवाल पूछता हूं, मुझे उसका जवाब देना। मैं आपसे कहता हूं कि ए वेक्टर एफ मेक्स एन एंगल विथ वाई एक्सिस, ठीक है, और व्हाट विल बी इट्स एक्स एक्सिस। एक वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसका एक्स एक्सिस का फार्मूला क्या बनेगा, एफ साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा। अब बात समझ आ गई कि जिस चीज के साथ एंगल बना कंफर्म हो गया कि उसके साथ कॉस ही लगेगा। अच्छा, इन दोनों को ना एंगल फाइंड करने के लिए काम करते थे। एंगल फाइंड करते थे तो याद करो, तुम एक चीज किया करते थे, वो ये करते थे कि डायरेक्शन जब फाइंड करते थे, मैं पूरा लिख भी, जब तुम बेटा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन फाइंड करते थे ना, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तुम एक फॉर्मूला लगाते थे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब एक बात यहाँ पे दिमाग में घूम रही है कि जब एक्स और वाई वाली जो पुरानी हमने फिजिक्स में से कोई निकाल रखी थी, रूल बना रखा था, वो खत्म हो गया है ना, ऐसा ही है ना। अब यहाँ तो फिर यहाँ पर भी ये एफ वाई और एफ एक्स पक्का नहीं होगा, सही है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, आप सोचो, ये फॉर्मूला ऐसे चेंज होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय पैरेलल साइड। परपेंडिकुलर साइड रिपीटेशन कर रहा हूं, इट मे बी एक्स एक्सिस, इट मे बी वाई एक्सिस एंड इट मे बी द, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं है? तुम्हें याद होगा एक तुम फार्मूला फाइंड करते थे मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एक फार्मूला है, अगर नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं, ये बेटा 9th में भी है, बट ये काम की चीजें हैं इसलिए हमें रखना पड़ेगी। मैग्नीट्यूड का, जब मैग्नीट्यूड का फार्मूला फाइंड करते थे तो हम कुछ ऐसा करते थे, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर एंड प्लस, ऐसे था, इतना ही था या कुछ और भी था? नहीं, इतना ही था, राइट? या कुछ और था क्या? नहीं, इतना ही, इधर इतना ही है। आगे वो फिर एक और फार्मूला है, कोसाइन लॉ जब लगेगा तो एक अलग है, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। सर इसका मतलब पता क्या है? तो फिर सर ये फार्मूला भी हरफे आखिर ना होगा, इस फार्मूला में भी शक आ गया, बिल्कुल आ गया। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला जो एक्चुअल में बनेगा वो ऐसा बनेगा, f इज इक्वल टू एफ पैरेलल साइड का स्क्वायर
एंड एफ परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर। अब पर पैरेलल साइड एक्स एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। इट्स कंटिन्यूअसली रिपीटेशंस। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ बात खोपड़ी में आई कि नहीं आई? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, उस टर्मिनोलॉजीज को फोकस करना है। पहली टर्मिनोलॉजी, अ वेक्टर, क्या नाम लिखे हैं वेक्टर का? वेक्टर ए मेक्स एन एंगल along x axis. What will be its y axis? So जवाब y sin थीटा। चलो जितना तुमने समझा है उसके हिसाब से बड़ा सही आंसर दिया कि हमने क्या फाइंड करना है, a y फाइंड करना है। a y फाइंड करना है तो इट विल बी a sin थीटा। वेरी गुड है। अगर मैं बोलूं नहीं यार इसका आंसर 0 है, अब आप बोलोगे क्या मतलब? मैं बताता हूं मतलब क्या। बेटा बात सुनना, अगर कहीं वर्ड आ गया along का, along के साथ एक और वर्ड भी होगा, in the direction of, या फिर ऐसा लिखा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर एक ऐसा लिखे होगा कि टू वर्ड्स एक्स एक्सिस। ये चार बातें हैं। कौन कौन सी? एक होगी along वाली, एक बात होगी इन द डायरेक्शन ऑफ, एक बात होगी पैरेलल, या फिर एक बात होगी टूवर्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो दो अल्फाज होंगे वो होगा टूवर्ड्स का या फिर along का। बेटा इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ऐसा बना हुआ है यूं, एक्स एक्सिस के प्योरली पैरेलल है, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा? खत्म। आसान से, हम एंगल पे जाते ही नहीं, देसी टोटका सोचो। ये वेक्टर पूरा पूरा एक्स की तरफ है तो वाई की तरफ तो इसका कुछ जाएगा ही नहीं। ये आ गया एक देसी जुमला। हाँ, अब दूसरे तुम्हारे सेंस पे आ जाते हैं कि सर एंगल 0 है तो साइन 0 लगाएंगे, इधर इस जगह पे साइन 0 लगाते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी। मुझे पानी चाय आती है ना तो मेरे लिए था। अच्छा जी, हाँ 2 मिनट है मुझे। यार कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमारी फिजिक्स में आने वाली हैं। मैथ वालों का मैं गारंटी नहीं लेता, वो तुम जाना, तुम्हारे मैथ वाले टीचर जाना कितनी वैल्यूज तुमने याद करनी है मुझे नहीं पता, मैं इनकी वैल्यूज देखता हूँ। सर कुछ याद करना, देखो एक वैल्यू है जिसे कहते हैं साइन 0, है ना? अच्छा, साइन 0 की वैल्यू तुम याद कर लेना 0 होती है। अब 90 के बाद चलते रहो, 0 के बाद 90, 0 में जरा 90 को ऐड करो तो क्या बनेगा? साइन 90 बनेगा। तो भाई हर 90 के बाद वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम हो जाएगी और मिनिमम है तो 90 में फिर 90 को ऐड करो, साइन 180 आ जाएगा। सर साइन अगर 180 आ गया तो ये फिर 0 हो जाएगा। सर आप 180 में फिर 90 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 270। सर ये फिर मैक्सिमम पे बस हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सर आप 270 में फिर 90 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 360 इज इक्वल्स टू 0।
एक बात याद रखना, या तो तुम साइन को याद कर लो या कॉस को याद कर लो, क्योंकि एक बात याद रखना कि यहाँ पर मैं आता हूँ कॉस की वैल्यू फाइंड करने, तो मैं बताता हूँ कि क्या बनेगा। ठीक है, देखो भाई, अगर जहां साइन मिनिमम है वहां कॉस मैक्सिमम होगा, याद रखना। यहाँ 1 आ गया, यहाँ साइन मैक्सिमम है तो यहाँ पर कॉस मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर यहाँ पर मिनिमम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सर इधर मैक्सिमम है तो क्या बनेगा, मिनिमम आ जाएगा। सॉरी 270 कर, ओके। सर साइन 60 0 है, ओके, साइन 60 0 है तो cos 360 क्या बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है। अच्छा, एक तो यहां पर रहना, 2 वैल्यूज और है जो कि याद करनी पड़ेगी, 30 और 60। 45 भी नहीं आता ना होने के बराबर, 40 30 और 60। अब एक बात है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बेटा, जो साइन 30 है ना उसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड, 1/2 होती है। सर यही वैल्यू मुझे कॉस में चाहिए, तो एक काम करो, इस 30 को 90 में से माइनस कर लो, वो वैल्यू तुम्हें उधर मिलेगी। नहीं समझे, दोबारा बोलता हूँ, जो वैल्यू साइन में आ रही है वो वैल्यू तुम्हें कॉस में चाहिए, तो उस नंबर को 90 में से माइनस करो। क्या करते हो, यहाँ पे जरा करके देख लेते हैं ना, 90 माइनस 30 आंसर आता है 60। तो बेटा cos 60 की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 के बराबर होती है। एक वैल्यू और आएगी। अब यहाँ पर आ जाओ कि सर यहाँ पर sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा होती है 0.866। ठीक है, फिजिक्स में हमें पॉइंट में चाहिए ज्यादातर, मैथ में उसमें चाहिए होती है, तो मैंने पॉइंट वाली वैल्यू लिखी। सर यही वैल्यू उधर कहाँ मिलेगी, 90 में से 60 को माइनस कर दो तो तुम्हें वो वैल्यू उधर बन जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, cos 30। सर अगर ये तुमने रेशियो याद कर ली है ना तो 90% तो हो गया, 10% तुम्हारी पूरी किस्मत में हो सकती है। मैं इसमें क्या बोलूंगा, 90% तुमने निपटा दिया। इसके अलावा नहीं आते फार्मूला, फिजिक्स की जुबान में नहीं आते। अगर आते हैं तो वहां उस यूनिवर्सिटी में जहाँ कैलकुलेटर अलाउ होगा एक बार, अदरवाइज वहां पर भी नहीं आते, क्योंकि वो जो कैलकुलेटर देते हैं ना वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं। तुम कैलकुलेटर में लगे रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। एक्चुअल तो वो ऐसा सवाल होगा जो कि कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाला जो क्वेश्चन होता है वो 40 सेकंड से या 60 सेकंड से बड़ा होता है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं देते, क्योंकि कैलकुलेटर की बहुत बड़ी डिमांड चले। कैलकुलेटर तो एक स्टंट हेल्पिंग होती है कि अचानक किसी चीज की वैल्यू तो मैं भूल गई तो वो तुम वहां से फाइंड कर लो, अदरवाइज आप इन तक रहो, मोस्टली इनकी रट्टा लगा लो, निपट जाएगा, चीजें खत्म हो जाएगी। डन, बस करें, बेजार हो गए।